ईरान का एक जहाज डूबा तो उसने क्या अमेरिका का भी एक जहाज डुबा दिया है? क्या ईरान अब जो है रॉकेट लॉन्चर जो उनके पास है वो कम पड़ रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान में घुसने की कोशिश करेगा या फिर आसपास के कुर्द लड़ाकों को घुसाने की कोशिश करेगा या फिर अमेरिका पर जो ईरान की जवाबी कार्रवाई है, जो तेल का एक टैंकर उड़ाया गया, क्या है सारा अपडेट पिछले 24 घंटे का, 48 घंटे का? और रूस की तरफ से जो धमकी दी गई है, अगर वो धमकी सच होती है, अगर उस धमकी पर रूस ईरान के समर्थन में आकर के वो काम कर देता है तो दुनिया पे क्या असर पड़ेगा और खास करके यूरोप पर, जो अमेरिका का बहुत अच्छे मित्र देश माने जाते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? ये सारी जानकारी पिछले 48 घंटे की मेरे साथी विनय सुल्तान लेकर आए, बहुत ही तफसील से, बहुत ही आराम से। थोड़ी देर के लिए फ़ोन को जो है रख दीजिए और हेडफोन में लगा के जैसे भी सुनते हैं सुन लीजिए। आपको 48 घंटे की पूरी डिटेल, पॉइंट वाइज पॉइंट, किसने क्या किया, किस तरफ से कहाँ कौन सा हमला हुआ, वो आपको मिलने जा रही है। बारी बारी से बताइएगा कि बीते 24 घंटे में जब हम लोग होली मना रहे थे या उससे और टाइम में क्या क्या मतलब डेवलपमेंट हुई है? पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि ईरान ने कहाँ-कहाँ स्ट्राइक की है। जो हमारे पास में कंफर्मेशन है, जहाँ पे आईआरजीसी जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के जो क्लेम है, वहाँ पे हम आईआरजीसी बताएँगे। जहाँ पे यूएस सेंटकॉम का क्लेम है, वहाँ पे हम यूएस सेंटकॉम बताएँगे। हम अपनी तरफ से दावा नहीं कर रहे हैं और जिसके विजुअल कंफर्मेशन है उसके क्या बारे है में सेंटकॉम? सेंट्रल कमांड यूएस फोर्सेस का। मेरे जैसे आदमी को सब समझा दीजिएगा ना, तो ताकि हमारा दर्शक समझ तो वो हाँ, यूएस यूएस आर्मी या इजरायली आर्मी आईडीएफ की तरफ से जो क्लेम हो गए हम वो भी बताएँगे आपको कि ये उनके क्लेम है और जिनके हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है हम आपको वो भी बताएँगे। तो तीनों चीज़ें हम आपके सामने साफ कर देंगे डिटेल बताते हुए। तो इज़राइल और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, जो उनके साथ में मिल के चलने वाले जो देश हैं, उनके ऊपर जहाँ पे हमले की बात होती है, वहाँ पे दुबई में जो यूएस बेस है उसके ऊपर लगातार हमले हुए हैं ड्रोन से। ये हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। और इसके अलावा कुर्दिश ग्रुप कोमिला के हेडक्वार्टर के ऊपर ईरान की तरफ से जो है हमला किया गया। पहले ड्रोन से हमला किया गया और उनके कई जगहों पे जो है हमला किया गया। ये दिलचस्प बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो ईरान में जो ईरान के आस-पास जो मिलिशियाज़ हैं, जो इस तरीके के ग्रुप हैं जो स्टेट विद इन स्टेट हैं, जो जिनको आप कह लीजिए विद्रोही ग्रुप हैं, जिनको आप कह लीजिए आतंकवादी ग्रुप हैं, उनको हम फंड करने के लिए तैयार हैं ताकि वो ईरान में घुसें और अपनी कार्रवाइयाँ करें। ये कहाँ पे है कुर्द ग्रुप जो है ये? ये दरअसल क्या है कि कुर्दिश कुर्दिश जो लोग हैं वो कई देशों में बँटे हुए हैं उनकी टेरिटरी। कुछ टर्की में सबसे बड़ी टेरिटरी है, उसके अलावा ईरान में है, उसके अलावा इराक में है। तो इराक में क्योंकि अमेरिकन कब्ज़ा रहा लंबे समय तक, तो कुर्दों को कुर्द जो है अमेरिकन्स के साथ में मिलकर लड़े, तो एक इराक में उनको अलग जगह दे दी गई, इराक के अंदर ही, जहाँ पे ऑटोनोमसली जो कुर्द हैं अपनी सरकार चलाते हैं। तो वहाँ पे कोमिला के ऊपर, वहाँ पे कोमिला करके एक संगठन है जो कुर्दों की मिलिशिया है, उसके ऊपर ईरान ने जो है ड्रोन से हमला किया और कई जगहों पे किया। और ये तब हुआ जब ट्रंप का बयान आया उसके तुरंत बाद में। ऐसे ही हमको हाँ, एकदम आसान करके के उसके समझाते रहिए। उसके तुरंत बाद में जो है ईरान ने जो है कह दिया कि अच्छा ये लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे। उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए इराक पे भी स्ट्राइक। स्ट्राइक इराक पे कई दिन से कर ही रहे हैं वो लोग स्ट्राइक। तो और केरमानशाह के पास में जो बॉर्डर है, केरमानशाह एक ईरान के एक शहर है, एक प्रोविंस है। उसके बॉर्डर पे जवान रूद करके एक जगह है जहाँ पे माउंटेनियस टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और वो दरअसल बॉर्डर पासिंग है ईरान और इराक के बीच में। तो वहाँ पे भी कई जगहों पे हमला किया। उसके बाद में जो कुर्दिश जो गवर्नमेंट चल रही है, ऑटोनोमस गवर्नमेंट जो है इराक में, उसने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी तरीके के एडवेंचर में, मिलिट्री एडवेंचर में ईरान के खिलाफ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये मामला यहाँ पे शांत हो गया। तो जो जहाँ एक तरफ से कोशिश कर रहा था सीआईए और अमेरिका कि कुर्दों को उतार दिया जाए ईरान के खिलाफ, तो फिलहाल वो संभावना खत्म हो गई है। अच्छा, एक बड़ी बात ये है कि हम लगातार ये खबर सुन रहे हैं कि अमेरिका ने ईरानी नेवी का एक जो है जहाज वो डुबा दिया है। लेकिन आईआरजीसी, अगर इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर का, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की अगर हम दावे माने, तो ईरान ने उसका बदला ले लिया है। हाँ, ये आईआरजीसी का क्लेम है। क्या इनको क्या क्लेम है ये हाँ, आप बड़ी खबर दे रहे हैं। इंडिपेंडेंटली ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की कि अर्ली बर्ग क्लास की जो इनका डिस्ट्रॉयर था यूएस नेवी का, उसको इन्होंने मार गिराया है। उसको डुबोया है। हाँ, उन्होंने डुबोया है, बाकायदा उनका ये क्लेम है आईआरजीसी का। और उनका ये कहना है कि ये जो है वो 600 किलोमीटर इनकी सीमा से दूर था और वहाँ पे इन्होंने 2 मिसाइल दागी हैं और 2 मिसाइल दाग के उस समय दागी जब ये अपने फ्यूल टैंकर से फ्यूल ले रहा था, ये डिस्ट्रॉयर। और इस डिस्ट्रॉयर को जो है वो डुबाने में किस कामयाब। तरीके, ये युद्धपोत है क्या है? हाँ, युद्धपोत है, डिस्ट्रॉयर युद्धपोत होता है। अर्ली बर्ग क्लास का युद्धपोत है जो कि अमेरिका का सबसे कामयाब क्या डिस्ट्रॉयर। विमान वाहक बताया जाता है या नहीं, नहीं, नॉर्मल? नहीं, नहीं, नॉर्मल है। डिस्ट्रॉयर बोला जाता है इसको। इसका मुख्य काम जो है मिसाइल दागना, एक तरीके से मिसाइल का लॉन्च पैड है। तो
उस तरीके से काम करता है। उसमें कैजुअलिटी भी कुछ क्लेम कर रहे हैं वो अभी? नहीं, ये इनकी तरफ से अभी कैजुअलिटी नहीं कंफर्म हुई है, लेकिन आईआरजीसी का ही दावा है। अभी अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमारे पास कुछ विजुअल है, लेकिन बहुत साफ नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कोई एग्जैक्ट विजुअल सही है कि नहीं है। देखिए, ऐसे जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से एक वॉरफेयर इंफॉर्मेशन की भी होती है कि कौन किसमें कितना लीड ले सकता है। उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि फैक्ट जो है और ऑथेंटिक चीज़ें निकालना। इसीलिए आप देखेंगे जब भी हम वीडियो लेकर आते हैं तो कोई बहुत हड़बड़ी में नहीं लेकर आके, जब तक हम पूरी डिटेल 4 जगह से क्रॉस चेक नहीं कर लेते तब तक हम इस पे बात नहीं करते। जी आगे हमारी कोशिश होती है, क्योंकि फॉग ऑफ वॉर में ऐसा होता है कि दोनों तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन या जिसको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कहिए, दोनों तरफ से जारी होता है, दोनों तरफ से तमाम तरीके के दावे होते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाएं, न्यूज़ पिंच के दर्शकों की तरफ तक। और अच्छा, ईरान में के अलावा इराक में भी एक जंग छिड़ी हुई है। वो जंग छिड़ी हुई है जो कि ईरान का एक बहुत बड़ा, आप ये समझिए कि इराक में एक बड़ी आबादी है जो कि शिया है, और वो ईरान की तरफ जो है देखती है, ईरान को मतलब सपोर्टर है, और ईरान की तरफ, और बाकायदा वहाँ पे कई सारी जो है शिया मिलिशिया बनी हुई है, चाहे वो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, चाहे वो ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, और ये ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क की तरह काम करती हैं। जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जो है पाकिस्तान के प्रॉक्सी नेटवर्क की तरह काम करती हैं, उसी तरीके से ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़वाने में बहुत माहिर माना जाता है। तो वहाँ पे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट और जो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी है, जो अमेरिका की आर्मी, उसकी स्पेशल फोर्सेस के बीच में लगातार जो है झड़प जारी है, और वो झड़प हो रही है अनबार और करबला, 2 प्रोविंस है इराक के, वहाँ पे उसकी सीमा पे जो है लगातार शिया मिलिशिया और इनके बीच में यूएस स्पेशल फोर्स। यूएस की क्या ग्राउंड फोर्स से लड़ाई हो रही है? इन प्रैक्टिकली मतलब अगर आप समझें कि प्रैक्टिकली अगर आप समझें तो अल जुलानी जो है, माफ कीजिएगा, इराक में लगातार जो है कब्जा वो इन्हीं का है, यूएस का ही। वही वहाँ सरकार चलाते हैं। उनके कई जगहों पे बेसेस हैं, कई जगहों पे एयर बेस हैं, एयरबिल एक ऐसी जगह है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनके फुट सैनिक जो है वो हाँ, इंगेज हाँ, हैं इस समय? हाँ, हाँ, वो वहाँ पे यूएस बाकायदा, हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन अभी आई है, हालांकि इसका भी विजुअल वेरिफिकेशन हमारे पास में नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में हमारे सोर्सेस आई, वहाँ पे ये कहा गया है कि उस अनबार और करबला वाले प्रोविंस में यूएस स्पेशल फोर्सेस के लोग जो हैं वो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए गए हैं, और बाकायदा वहाँ पे जंग के हालात हैं सिया मिलिशियाज के बीच में, है ना। इसके अलावा खौरमोर करके एक गैस फील्ड है यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात में, वहाँ पे जो है ड्रोन लगे हैं ईरान के जाके। और इसके जवाब में जो है आईडीएफ ने बैरूत और सीरिया में लगातार जो है हमले इनके ऊपर जारी रखे हैं। अल उदैद जो एयरबेस है कतर का, आईडीएफ क्या है? इजरायली डिफेंस फोर्सेस। अच्छा, इजराइल ने बेरूत में, जहाँ पे हिजबुल्ला है, और सीरिया। हम अभी आपको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। अल उदैद जो है कतर में, वहाँ पे एयरबेस है, सबसे बड़ा एयरबेस है पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, वहाँ पे जाके लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा मुबारक अल कबीर करके पोर्ट है कुवैत में, उसके ऊपर भी हमला हुआ है। एरबिल जो इराक में है, जो यूएस बेस है, उसके ऊपर भी हमला हुआ है। और ईरान का दावा है कि उसके S-300 ADS ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने, एक अमेरिकी F-15 जो है वो गिराया है मार के। और इसके बाद जवाब में जो है सेंटकॉम ने इसको माना है कि हमारा एक F-15 गिरा है, और हमने जो है पायलट फिर भी ईरान में गिरने के बावजूद रेस्क्यू कर लिया है। और आप ये समझिए कि वहाँ पे ईरान में ग्राउंड पर भी जो इजरायली इंटेलिजेंस के लोग हैं वो बहुत सक्रिय हैं। ऐसा नहीं कि मान लो कि अगर कोई पायलट गिरा है यूएस फोर्स का, तो उसको जाके वो लोग रेस्क्यू करवा सकते हैं, ऐसी उनकी कुव्वत है। क्योंकि पिछले बार जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तो हमने देखा था कि ईरान में, ईरान की ही टेरिटरी से ड्रोन और वो जो रॉकेट दागे गए थे, और वो मोसाद ने करवाया था अपने नेटवर्क के जरिए। तो ये हमने देखा, तो वहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड पे उनके लोग हैं, और बड़ी तादाद में लोग हैं, एसेसिनेशन करते हैं बाकायदा, इनके कहने पे जाके मतलब टारगेटेड किलिंग करते हैं। डीप पेनिट्रेशन है, बहुत डीप पेनिट्रेशन है। मतलब एक यहाँ पे क्योंकि विषयांतर हो जाएगा, लेकिन महमूद अहमदी निजाद जो सबसे कट्टरपंथी राष्ट्रपति पिछले दौर में माने जाते हैं ईरान के, उन्होंने खुद कहा था कि हमने मोसाद के पेनिट्रेशन को रोकने के लिए, मोसाद के लोगों को पकड़ने के लिए काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स बनाई थी, और उस काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स का जो चीफ था वही मोसाद से कॉम्प्रोमाइज हो गया, और उसके 20 लोग और जो हैं उसके फिर बाद में हमने पकड़ा कि ये सब लोग तो मोसाद से ही कॉम्प्रोमाइज है। जिन लोगों को ईरानी इंटेलिजेंस ने ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो काउंटर इंटेलिजेंस करें और मोसाद के लोगों को पकड़ें ईरान में, वही कॉम्प्रोमाइज थे। तो ये अहमदी निजाद, में अभी इंटरव्यू सुन रहा था कुछ समय पहले, तो उसका था। उसके अलावा दोहा के कतर में मल्टीपल अटैक्स लगातार जारी हैं। अच्छा, मैं आपको एक समझा देता हूँ, चाहे दोहा है, चल अल उदैद है,
मतलब तमाम सारी जगहों पे मिडिल ईस्ट में, दुबई में, इन सारे इलाकों में जो आप देख रहे हैं लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं या अमेरिकन बेसेस पे अटैक हो रहे हैं, तो उसकी वजह एक ये भी है क्योंकि अमेरिकी वहाँ से बेस खाली कर चुके हैं और वहाँ पे कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, तो ये ड्रोन दागते हैं वो जाके गिरना ही गिरना है। तो ये स्थिति वहाँ पे बनती है। कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब जो नुकसान होने वाली चीज़ें थी हो गई, जैसे एक रडार जो है इन्होंने 1 बिलियन का एक रडार जो है इन्होंने मारा था और तमाम सारे जो चीज़ें नुकसान है, बाकी वहाँ पे बहुत डिफेंसलेस किस्म के एयर बेसेस हैं, जहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं। खोल जुबैर पोर्ट जो है इराक का, वहाँ पे बहामास का झंडा लगाए हुए एक यूएस ऑयल टैंकर था, जिसको इन्होंने दावा किया है एआरजीसी ने कि हमने उसको मार गिराया है और ये इराक के पोर्ट पे था, जिसको इन लोगों ने ईरान से मारा है। तो ये यूएस ऑयल टैंकर एक और गिरा है। अब तक 10 जो ऑयल टैंकर हैं वो इन्होंने मार गिराए हैं। मतलब जो ऑयल का जो उनका शिप होगा उसको गिराया। उसको, हाँ, उसको गिराया है। ऑयल टैंकर जो ऑयल लेके आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, वो गुजरने की कोशिश कर रहा था और ईरान का ये कहना है कि हमने जब कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो उसको मार गिरा, इसीलिए हमने उसको मार गिराया क्योंकि हमने पहले ही कॉल दे रखा है कि वो बंद है। इसमें कैजुअलिटी हुई होगी। कैजुअलिटी मतलब रेस्क्यू कर लिए जाते हैं ऑयल टैंकर से सामान्य तौर पे लोग। पिछली बार भी जैसे हमारे ऑयल टैंकर में अभी एक भारतीय कैप्टन के जो है वो मारे जाने की खबर है। बहुत रेयर होता है ऐसा क्योंकि सेफ्टी सारे पैमाने जो हैं ऑयल टैंकर्स में तो खास तौर पे ध्यान रखा जाता है और वो तुरंत जो है सेफ्टी जो बोट्स हैं उनके जरिए। अच्छा, इसके अलावा एक मज़ेदार खबर ये आ रही है कि सेंट्रल कमांड जो यूएस फोर्सेस की है उसने पेंटागन से, जो वहाँ का आर्मी हेडक्वार्टर है, जैसे हमारे यहाँ का सेना भवन है, उससे पेंटागन से मांग की है कि उसे इंटेलिजेंस ऑफिसर और चाहिए कम से कम 100 दिन के लिए, कई सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो इसका ये मतलब हमको ये समझ में आता है कि यूएस को कहीं ना कहीं जो है यूएस को माफ़ कीजिए, कहीं ना कहीं जो है फील्ड में इंटेलिजेंस की थोड़ी कमी महसूस हो रही है और उनके पास में बहुत जो है सटीक इंटेलिजेंस नहीं है। सैटेलाइट इंटेलिजेंस उनके पास निश्चित तौर पे होगा, टेक्निकल इंटेलिजेंस उनके पास निश्चित तौर पे होगा, लेकिन फील्ड में मोसाद के लोग होंगे भी। तो इनको ईरान ईरान की जो एजेंसीज हैं उनको काउंटर करने के लिए इनके पास में कई जगहें नहीं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ईरान ने कई जगहों पे टारगेटेड किलिंग की है, खासतौर पे जहाँ पे यूएस सिक्योरिटी पर्सनल रुके हुए थे पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे दुबई में हो। होटल के पर्टिकुलर कमरे को टारगेट किया गया है और हाउसिंग सोसाइटी के पर्टिकुलर कमरे को टारगेट करके लोगों को मारा है उन्होंने ड्रोन से। तो ऐसी स्थिति है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ईरान तक पहुंच रही है और ईरान टारगेटिंग किलिंग कर पा रहा है, जिस स्टाइल में किसी ज़माने में इजराइल करता आया है। अभी अभी हो रहा है ये। अभी हो रहा है ये। तो ये स्थिति बनी हुई है। और इसके अलावा हमारे पास ये अपडेट है कि ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है तेल अवीव का, उसके वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है। हालांकि एयरपोर्ट से वो बाहर लगा है, लेकिन एयरपोर्ट को अभी खाली करा लिया गया है, तो एयरपोर्ट अनऑपरेशनल हो गया अभी फ़िलहाल के लिए। और बनई ब्राक करके एक जगह है जहाँ पे हिजबुल्ला ने जो है रॉकेट मारे हैं और वो रॉकेट जाके गिरे हैं। इस जगह को खास तौर पे हिजबुल्ला बार-बार टारगेट बनाता आ रहा है। तो ये तो हुआ ईरान की तरफ से अटैक। अब हम लोग चलते हैं ईरान पे क्या-क्या अटैक हुए हैं। तो ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं पिछले कम से कम 3 दिनों से, उसको उसको मतलब डिटेल में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार हर आधे घंटे में तेहरान जो है एक बार अटैक उसके ऊपर हो ही जा रहा है। मतलब ऐसी स्थिति है कि खेल ये चल रहा है कि कुल मिला के ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन दागता है, उसकी सैटेलाइट इमेजिंग आती है और उसके तुरंत बाद जो है आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस और यूएसए की जो आर्मी है उसकी तरफ से उसका काउंटर अटैक जो है जारी कर दिया जाता है। और कोशिश जो है इजराइल और यूएसए की तरफ से ये है कि जितने भी लॉन्चर्स हैं, क्योंकि इनके पास में इफरात में जो है मिसाइल पड़ी है, लेकिन लॉन्चर सीमित उसमें है, तो अगर लॉन्चर्स इनके पास में नहीं बचेंगे तो उस मिसाइल को हाथ से ले जाके फेंकना जो है किसी के लिए संभव नहीं है। तो लॉन्चर्स को बहुत टारगेट करना है और आईडीएफ का ये दावा है कि वो 400 के तकरीबन लॉन्चर्स जो है उनके फिनिश कर चुके हैं ईरान के। तो ये स्थिति अभी बनती है। तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा गेम चल रहा है कि मिसाइल जैसे ही लॉन्च हुई उसके बाद में काउंटर अटैक आ गया, तो उसमें बहुत कम समय आपके पास में कि आप अपना लॉन्चर जो है उस पर्टिकुलर जियो लोकेशन से इधर उधर कर पाएँ। तो ये स्थिति है। तो वहाँ पे लगातार, और दूसरे इनकी मिसाइल फैसिलिटीज़ जो हैं, ईरान ने अपनी मिसाइल फैसिलिटीज़ खास तौर पे इस तरीके से ध्यान रखा था कि उनकी एरियल जो है सुप्रीमेसी नहीं रही कभी। उनके पास प्रैक्टिकली एयरफोर्स भी नहीं है ईरान के पास में, तो उनको पता था कि उनके ऊपर एरियल अटैक आएगा। तो ईरान ने बहुत तरतीब से अपने जो मिसाइल के जो स्टोरेज हैं, जो लॉन्चिंग पैड हैं, वो अंडरग्राउंड बनाए हैं। ऐसे बनाए जिनके ऊपर मिसाइल से मतलब ये एरियल स्ट्राइक से फ़र्क ना पड़े, लेकिन उनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और ये हमको जंग में भी दिख रहा है कि ईरान की तरफ से, माफ़ कीजिए, ईरान की तरफ से जो लगातार मिसाइल दागी जाती थी, जो 3 दिन पहले दागी जाती थी, उससे 76% जो है नीचे आ गए हैं। तो लॉन्चेस बहुत कम हो गए हैं ईरान की तरफ से। दूसरी बात ये है कि ईरान के जो टोटल लॉन्चेस हैं वो 86% जो हैं कम
कम हो गए हैं, तो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल भी कम हो गई हैं और ईरान अब जो है बैलिस्टिक मिसाइल से फोकस कर चुका है ड्रोन की तरफ, क्योंकि ड्रोन सस्ता साधन है और ड्रोन को भी मारने के लिए उतना ही एडीएस आपका खर्च होता है जितना मिसाइल को मारने के लिए होता है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका और अमेरिका के जो साथ के देश हैं खाड़ी के, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एग्जॉस्ट हो, तो वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागें तो वो ज़्यादा असरकारी होंगी। क्योंकि ड्रोन को भी मारने के लिए आपको एंटी एयरक्राफ्ट एडीएस मिसाइल चलानी पड़ेगी, हाँ, मतलब एडीएस चलाना पड़ेगा। और वो महंगी आती है हाँ, काफ़ी। वो काफ़ी महँगी आती हैं और अभी स्थिति ये है कि एक अमेरिका के लगातार अमेरिका से सप्लाई आ रही हैं और अमेरिका के जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो अभी पूरी तरीके से एंगेज्ड है ज़्यादा से ज़्यादा वेपनरी बनाने में। तो ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है कि कम से कम अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अब बचा के रखें, अगर उनको लंबा युद्ध लड़ना है तो वो ड्रोन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो ड्रोन बनाना भी आसान है, जल्दी बनाया जा सकता है और दूसरी चीज़ है कि ड्रोन कम खर्चे का ऑप्शन है। उसको लॉन्चर की भी ज़रूरत नहीं है। उसको इतनी लॉन्चर की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो लॉन्चर बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आता है। मतलब ड्रोन हर लिहाज से जो है इस तरीके के वॉरफेयर के लिए मुफ़ीद है। इसके अलावा किरमानशाह में हमारे पास में जो सैटेलाइट विजुअल्स आए हैं, उसके हिसाब से किरमानशाह में जो इनकी मिसाइल फैसिलिटी थी ईरान की, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और हिज़्बुल्लाह का जो कमांडर है एक अबू हसन अल फरीज़ी, वो लैंड क्रूज़र में जा रहा था अपनी और उसकी लैंड क्रूज़र को टारगेट करके इज़राइल ने उसको उसके ऊपर ड्रोन दागा और वो ख़त्म हो गया है। तो हिज़्बुल्लाह जो लगातार लेबनान की तरफ से अटैक कर रहा था इज़राइल में, नॉर्दर्न इज़राइल में ख़ास तौर पे, तो उसको एक तरीके से अब पूरी तरीके से एंड पहुँचाने की कोशिश। डिसमेंटल करने की कोशिश, क्योंकि पिछले 12 डे के वॉर में भी इन्होंने हिज़्बुल्लाह को बहुत टारगेट बनाया था। आपको याद हो पेजर अटैक के ज़रिए भी बहुत टारगेट बनाने की कोशिश की थी। हिज़्बुल्लाह, मैं आपको समझा दूँ कि हिज़्बुल्लाह एक तरीके से जैश-ए-मोहम्मद है ईरान का। वो लेबनान में है और लेबनान में नॉर्थ का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वहाँ पे उनकी रेड चलती है बाकायदा, जबकि लेबनान में लगभग 45 से 50% आबादी जो है वो क्रिश्चियन है। और उसके बावजूद जो है और 50% के तकरीबन मुस्लिम, तो बराबर का रेशियो 2-4-5% इधर-उधर है। तो वहाँ पे हिज़्बुल्लाह जो है पूरी तरीके से एक पूरा जो ये बॉर्डर इलाका है उसको कंट्रोल में अपने रखता है, जबकि नॉन स्टेट एक्टर हैं, किसी भी देश की सेना नहीं है। जो ऐसी सेनाएँ होती हैं जो किसी भी देश की नहीं होती, किसी एक खास विचारधारा की, उनको हम लोग जनरली नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। तो वो है हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल्लाह को पिछली बार 12 डे वॉर के बाद में बहुत नुकसान पहुँचाया था इज़राइल ने, लेकिन वो बच गए थे। उसके चीफ नसरुल्लाह को भी तो मारा था। हाँ, नसरुल्लाह को मारा था और उसके बाद में उसके बाद में भी जो चीफ बने थे, 2-3 असैसिनेशन उन्होंने टॉप लीडरशिप के किए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है हिज़्बुल्लाह ने जैसे ही ये वॉर छिड़ा तो उन्होंने नॉर्थ इज़राइल पे हमला करना शुरू कर दिया। तो इज़राइल के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह को हम लोगों ने जो है मिसकैलकुलेट कर लिया। हम लोगों ने लेबनान के बॉर्डर के ऊपर इतना खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जो है आईडीएफ फुल स्विंग में है और पूरी तरीके से बेरूत में इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं, जितना ज़्यादा फोकस आईडीएफ का पहले ईरान पे था, उससे ज़्यादा फोकस अभी बेरूत पे है। और तीसरी बात, वो सीरिया पे भी लगातार हमले कर रहे हैं, जबकि सीरिया में कोई इतना बड़ा मतलब इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन सीरिया स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इसराइल के लिए। कारण ये है कि सीरिया का जो बॉर्डर लगता है इसराइल से, वहाँ पे गोलान हाइट्स हैं और गोलान हाइट्स वो जगह है जहाँ से इसराइल का पानी आता है, तो पानी डिपेंड होता है। जो 6 डे वॉर हुआ था बहुत पहले, उसमें जो है यही गोलान हाइट को कैप्चर करने का वो वॉर था और गोलान हाइट से अब इज़राइल ये चाहता है कि गोलान हाइट, क्योंकि वो हाइट पर है, मतलब पहाड़ी पे है, वो ये चाहते हैं कि उसके नीचे की जो तराई का इलाका है उस पे भी ठीक-ठाक उनका कब्जा हो जाए, तो वो अपने डिफेंसेस खड़े कर लेंगे। तो अभी नेतन्याहू जो है वो एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं इज़राइल के नक्शे को, ये भी हमको लगातार समझ में आ रहा है। ग्रेटर इजराइल की एक थ्योरी चलती थ्योरी है वो ग्रेटर इजराइल में, तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ही है, वो तो थ्योरी बकवास है। लेकिन स्ट्रेटजिकली क्योंकि सीरिया में गोलान हाइट्स की जो तराई का इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए, तो वहाँ पे ये लोग उतर रहे हैं लगा। और ये जब से अल जुलानी की जो सरकार आई है वहाँ पे सीरिया में बशर उल असद के जाने के बाद में, जो कि पहले आईएसआईएस का आतंकवादी होता था और अमेरिका ने ही उसको जाके बिठाया गद्दी पे, तो इनके लिए आसान हो गया है चीज़ें करना। तो इन्होंने काफ़ी एरिया सीरिया का कब्जा भी कर लिया है। तो ये स्थिति अभी फिलहाल। उसके अलावा संदराज में लगातार हमले हुए हैं, खुर्रमाबाद में वेस्ट ईरान का एक इलाका है जहाँ पे बड़ा मिसाइल बेस है, वहाँ पे हुए हैं। और एक मज़ेदार बात ये हुई कि अज़रबैजान में एक नख्चिवान नाम का शहर है, नख्चिवान नाम का एयरपोर्ट है, जिसके ऊपर एक ड्रोन जाके लगा है। और अज़रबैजान को भी ये माना जाता है कि वो अमेरिकन प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि हम जो है बूट्स ऑन सोल्जर, मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं उतारेंगे, अपने सैनिक नहीं उतारेंगे, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं तमाम पहले से एक्टिव, उनको हम फंड कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। तो अज़रबैजान को भी उसी तरीके से देखा जा रहा था कि शायद जैसे पाकिस्तान यूएस के बिहाफ पे पैसा लेके लड़ाई लड़ता है, वैसे अज़रबैजान भी उसी तरीके की कोई हरकत करे। उसके तुरंत बाद जो है नख्चिवान एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन लगा था जाके, उसका विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है।
और ये आरोप लगाएगा कि ईरान की तरफ से हमला हुआ। बाद में ईरान ने तुरंत कह दिया कि हमने ये हमला नहीं किया है, ये दरअसल इजराइल ने किया है ताकि वो अज़रबैजान को उकसा सके हमारे खिलाफ। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। और आज़ादी स्टेडियम है तेहरान में, जहाँ पे 12,000 सीटों का एक स्टेडियम है बड़ा, उसको और तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं ईरान के, वो भी उड़ा दिए गए। नौशहर में, नॉर्थ ईरान में भी हमला हुआ है। और एक एक इस बीच में और ज़बरदस्त खबर ये आ रही है कि ईरानी नेवी की एक शिप जो है वो फिर श्रीलंकन वाटर के पास है, और उन्होंने श्रीलंका को, कोलंबो को पोर्ट कॉल भेजी है कि हमको अपने पोर्ट में रुकने की जगह दीजिए, अदरवाइज हमको यूएस टॉर्पीडो फिर से निशाना बना लेंगे। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो ये युद्ध की मोटा मोटी स्थिति, अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो ईरान का दम हमको अब फूलता हुआ नजर आ रहा है, और यूएस का बिल्डअप लगातार हमको तेज होता जा रहा है। इजराइल का भी बिल्डअप लगातार हमको तेज होता जा रहा है। और इजराइल सिर्फ ईरान को निशाना नहीं बना रहा है, वो लेबनान को भी निशाना बना रहा है, वो सीरिया को भी निशाना बना रहा है, वो इराक को भी निशाना बना रहा है। तो इजराइल ये चाहता है कि ये युद्ध खत्म होते हुए वो अपने आप को एक्सपेंड भी कर सके, और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, मतलब अच्छी कंडीशन में वो खुद को खड़ा कर सके। मैं समझ रहा हूँ आपके हाथ दर्द करने लगे हैं इतने समय से। नहीं नहीं, मेरा हाथ नहीं, मैं तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका। मतलब हम लोग साथी हैं, साथ काम करते हैं, लेकिन होली की वजह से या तमाम चीज़ों की वजह से मुझे ये बहुत सारी खबरें मिस हुई थी। तो आपने इतने आसान भाषा में और इतना सीक्वेंस में समझाया है चीज़ों को, तो मुझे ये पूरा मतलब एज अ जर्नलिस्ट ही नहीं, एज अ दर्शक भी ये समझ आ रहा है। बहुत सारे दर्शक मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि पूरा पिछले 24 घंटे, पिछले 48 घंटे में क्या हुआ है इस वॉर में, वो आपने बहुत ही डिटेल में जा करके, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी सायरन, बिना किसी हॉर्न के आपने बहुत ही आसानी से बताया। तो मैं खुद भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं इसलिए बहुत गौर से सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। अब मतलब समराइज अगर हम करना चाहें तो यूएस अभी जो है वो 21 पड़ रहा है, ईरान जो है वो 19 पड़ रहा है। अब ईरान के तरकश में और क्या तीर हैं, और वो उनको तरकश दागने के लिए धनुष भी बचेगा कि नहीं, मतलब उनके पास में लॉन्चर्स बचेंगे नहीं, ये देखने वाली बात है। अब हाँ, तो अब थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए चलते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। सबसे बड़ी बात ये है कि रशिया ने ये कहा है कि वो अपनी जो गैस सप्लाईज़ हैं, उनको बंद करने के बारे में विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है, तो यूरोप के पास में कोई भी विकल्प बचेगा नहीं। यूएस के साथ में स्थिति अलग है, उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके पास में, उसके अलावा वेनेजुएला से भी सारे की सारी सुविधाएँ हैं। लेकिन यूरोप के साथ में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यूरोप ने जैसे ही मिडल ईस्ट से ये गैस सप्लाईज़ बंद हुई थी, उन्होंने यूक्रेन से कहा था कि वो रशियन जो पाइपलाइन्स हैं गैस की, उसको खोले। तो यूक्रेन ने अभी उसके ऊपर विचार ही कर रहा था, उससे पहले रशिया ने ये बम दाग दिया कि हम, हो सकता है कि आपको सप्लाई ना करें, आप पाइपलाइन खुलवा लें तो क्या होगा। तो वैसी स्थिति में जैसे-जैसे गैस के प्राइसेस शूट करते हैं, अगर 15 दिन में ये युद्ध चलता है तो डबल हो जाएँगे। तो उस समय यूरोपियन इकोनॉमी जो पूरी तरीके से अभी बाहर झेल रही है, वो चरचराने लगेंगी, ऐसी स्थिति बनती है। दूसरा, रशिया ने ये कहा है कि उसके पास में ईरान से कोई भी वेपन देने के लिए रिक्वेस्ट नहीं आई है। मतलब ईरान लंबे समय से S-300 से लेके तमाम वेपन रशिया से लेता रहा है, लेकिन ईरान के अब बार-बार ये कहा जा रहा था कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है, चाइना ईरान की मदद कर रहा है, और ईरान ने जो है रशिया से वेपन मंगवाए हैं और रशिया वेपन सप्लाई कर रहा है। तो रशिया ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि हमारे पास में कोई भी वेपन के लिए रिक्वेस्ट नहीं आई है। इस बीच लगातार ये कह रहे थे लोग कि भारत चुप है और भारत अपना खेमा नहीं बता रहा है और बहुत ज़्यादा निष्पक्ष हो रहा है, तमाम सारी चीज़ें। और इस बीच में हुआ ये कि सुबह विक्रम मिस्री, जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो ईरान के दूतावास गए, जो भारत में ईरान का दूतावास है, उन्होंने राजदूत से मिले और उन्होंने सुप्रीम लीडर के मरने पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त करवाई। ये भारत की सबसे पहली ऑफिशियल प्रतिक्रिया। हाँ, पहली ऑफिशियल प्रतिक्रिया है। उसके बाद में एस जयशंकर ने, जो ईरानी विदेश मंत्री हैं, अब्बास अगर अगर अरगची, फारसी नाम है तो थोड़ा मुश्किल होता है बोलना, अरगची जो हैं, अब्बास अरगची, जो ईरानी जो विदेश मंत्री हैं, उनसे फ़ोन पे बात की है। तो ये स्थिति अभी फ़िलहाल बन रही है। थैंक यू सो मच विनय। बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही समराइज तरीके से दी जानकारी। कम से कम जो भी डेवलपमेंट चल रहा है पिछले 48 घंटों का, हमें पॉइंट वाइज पॉइंट पता चल गया और उम्मीद करता हूँ आप दर्शकों को भी पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हर दिन हम विनय के साथ में आएँ और एक जो पिछले 24 घंटे का जो भी डिटेल इस तरीके से हो वो आप तक पहुँचाएँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथी विनय सुल्तान, जिनकी आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ सुन रहे थे। और मैं खुद इनको बहुत इनका फ़ैन हूँ इस मामले में कि ये इनकी बहुत अच्छी नॉलेज है और काफ़ी डिटेल में इनका काम भी है और दिन रात इसको फॉलो करते हैं पैशन की तरह। तो थैंक यू सो मच। मतलब मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। दर्शक को कैसा लगता है वो कमेंट करके बताएंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अगर आपको न्यूज़ पिंच का कंटेंट पसंद आ रहा है, ऑथेंटिक लगता है, सही लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
फॉलो कीजिए, इसको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए।